चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद ब्रेकिंग। अभय चौटाला के विवादित बयान पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने निशाना साधा है। इनेलो के लोग ये सब करते आए हैं, ये बात कही दिग्विजय चौटाला ने। तो बयान से साफ है कि वो चुनाव हार चुके हैं, ये बात कही दिग्विजय चौटाला ने। चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अभय चौटाला के विवादित बयान पर अब प्रदेश में एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और टीका टिप्पणियों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तो अभय चौटाला के विवादित बयान पर दिग्विजय चौटाला ने निशाना साधा है। और आपको बता दें कि इस मसले पर खुद दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत की है और हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और अभय चौटाला के विवादित बयान पर टिप्पणी की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। तो अभय चौटाला के बयान पर एक नई सियासत अब प्रदेश में छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के पास अभय चौटाला को जवाब देने का मौका है, ये बात कही दिग्विजय चौटाला ने। अभय चौटाला के बयान पर दिग्विजय चौटाला का बयान, सीधे तौर पर दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बयान से साफ है कि वो चुनाव हार चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और इलाहाबाद ब्रेकिंग लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो भरी जनसभा में अभय चौटाला का विवादित बयान सामने आया था और इसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और तमाम प्रवक्ताओं से उनका नजरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस विवादित बयान को किस तरह से देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि भरी जनसभा में अभय चौटाला का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था पवन, एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पवन बेनीवाल पर उन्होंने पैसे देकर कांग्रेस से टिकट खरीदी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहकर कब्जा के हम लगातार अब प्रदेश में तूल पर जा रहा है। एक तरह सियासत छिड़ चुकी है। सियासत पर अब जंग देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। चौटाला ने अभय चौटाला के इस विवादित बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बयान से साफ हो चुका है कि आईएनएलडी हार चुकी है। चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच टीका टिप्पणियों का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अभय चौटाला ने जो विवादित बयान दिया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट लिए हो कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा कोनी ए भी मेरे सागे रह गई ने बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा पीछे टिकट लिए हो कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा कोनी ए भी मेरे सागे रह गई ने बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में थेड़ा लगवा दो। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट लिए हो कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा कोनी ए भी मेरे सागे रह गई ने बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में थेड़ा लगवा दो। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट लिए हो कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है।
तो इस मामले में लगातार की जा रही है और ये जो बात लगातार अभय चौटाला की तरफ से की गई है इसके मायने सीधे तौर पर समझ आ रहे हैं, लेकिन जो आईएनएलडी के प्रवक्ता है कहीं ना कहीं इस बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इस मसले को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रमेश बामल हमारे साथ जुड़ गए हैं और आईएनएलडी की तरफ से हमारे साथ ओंकार सिंह लगातार बने हुए हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। रमेश बामल जी, अभय की तरफ से पैसे देकर टिकट खरीदी है और इसके साथ साथ एक और बयान उन्होंने दिया कि जो पैसे हैं मेरे साथ रहकर कब्जा धब्जा करके ये पैसे कमाए गए हैं। दो इशू आपने जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मार्क दो हैं। पहला तो जिस तरह के बेतुके बयान दिए इन्होंने कि पैसे दे के टिकट खरीदी, क्या अभय चौटाला पैसे गिनने गए थे? तो इस तरह का जो बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया अभय चौटाला ने तो मैं कंडेम करता हूं। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करके कब्जे करके नाजायज पैसे कमाए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि उसके खिलाफ तो और अभय चौटाला की जो ये एडमिशन है, एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस कि इसने नाजायज कब्जे कराए। तो इससे साबित होता है कि जो चौटाला परिवार है वो गुंडागर्दी करके राजनीति में आया। और यही बयान हमारे खट्टर साहब ने दिया था कि आप गुंडागर्दी करिए, लठ मारिए, जेल में जाइए तो नेता बन के आएंगे। तो इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पृष्ठभूमि है और जो इनेलो की पृष्ठभूमि है चौटाला परिवार की, तो गुंडागर्दी की है, नाजायज कब्जे करके प्रॉपर्टी हड़प के लोगों की। तो गुंडे हैं दोनों, ए और बी टीम, बीजेपी की और इनेलो की, दोनों की गुंडों की टीम है ए और बी। और इस तरह के बयान देने तो चुनाव आयोग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक चौटाला परिवार ने किसानों को मरवाया, महम कांड, कंडेला काम जितने कांड किए हैं, तो ये इनेलो की इनकी चौटाला परिवार की देन है सारी। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक डूबता हुआ सूरज है। और इस तरह के जो बयान दिए मैं कंडेम करता हूँ। क्या इन लोगों का यही कंडक्ट है? इस तरह की जो बाप बेटा दो तो जेल में जाए, तो अब अभय चौटाला के लिए भी जेल तैयार है और थोड़े से दिन में दुष्यंत चौटाला भी के लिए भी जेल तैयार। जिस तरह के इन्होंने करप्शन किए हैं, कांड किए हैं, तो ये सबके सामने मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, ओंकार सिंह जी, आप अपने हुड्डा साहब की चिंता कीजिए। मेरे भाई जो ये बोल रहे हैं ना जेल तैयार है, तो आप अपने हुड्डा साहब की चिंता कीजिए जो जेल के डर से बार बार बीजेपी का साथ देते हैं। पेन की स्याही किसने बदली थी? जब राज्यसभा में जाने का समय था, पेन की स्याही किसने बदली थी? और कृषि कानूनों के ऊपर जब बहस होनी थी, वॉकआउट करके कौन चला गया था? ये तो समय बताएगा कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। आज समय हुड्डा साहब के जेल जाने का, आप चिंता ना कीजिए। और जहां तक आप हमारी पार्टी की बात कीजिए, हमारी पार्टी धरातल पे है आसमान के ऊपर, हम खुद चेक करेंगे। और भाई अभय सिंह चौटाला ने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला। अभय सिंह चौटाला जी के साथ रहकर अगर बेनीवाल जी ने कब्जा उनके नाम लेके किया होगा तो कमाए होंगे पैसे। अगर वो बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे होंगे। आज पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही नेता है जो अपनी जुबान का पक्का है, जो सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज उठाता है। आपके पास 31 एमएलए हैं, ये तो बता दीजिए आपके किसी एमएलए ने साहस किया? सिर्फ इनेलो ने साहस किया इसके लिए। इनेलो का एकमात्र विधायक जो जनता के लिए, जो जमींदारों के लिए, जो किसान के लिए, उसने इस्तीफा दिया। और इसमें आपको दिक्कत क्या है? आपके पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं था। 4 दिन पहले आप बीजेपी का कैंडिडेट लेके आए और उसको टिकट दे दी। बयान है बौखलाहट में दिया गया है, चूंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां इलाहाबाद उपचुनाव में बन रही है, कहीं ना कहीं इनेलो को डर है। देखिए ये आपकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि चैनल आपके गोपाल कांडा जी का, आपकी मजबूरी हो सकती है। कोई मजबूरी नहीं है सर, सीधे शब्दों में ताल ठोक के सवाल पूछते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है ओंकार जी, कोई मजबूरी नहीं है। ताल ठोक के सीधे सवाल पूछते हैं और हर पार्टी से सवाल पूछते हैं, प्रदेश सरकार से भी सवाल पूछते हैं। कोई हमारी मजबूरी नहीं है, इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछते हैं और ताल ठोक के सवाल पूछते हैं। आपके सवाल पूछ रहे हैं तो आपको चुभन हो रही है। नहीं हटूंगा, कोई चुभन नहीं है। आप पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछते लिया सर, विवादित बयान दे रहे हैं सीधे तौर पर, बोलिए। राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डर है? क्या विवादित बयान समझते हो आप? अगर उन्होंने
ऐसा है। सुनिए यशी, सुनिए, अगर उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने मेरा नाम लेकर मेरे साथ रहकर पैसे कमाए, तो उनको पता होगा इसमें क्या विवादित बयान है, ये तो बता दीजिए। इसमें विवादित चीज क्या दोबारा है? से बयान सुनवाने की जरूरत है क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ रहकर कब्जा करके पैसे कमाए हुए हैं। आपको दोबारा से बयान सुनवाने की जरूरत है क्या? हाँ, तो उन्होंने बोला ना मेरे साथ रहकर, मतलब सुनिए यशी, इसका मतलब उन्होंने बोला कि मेरे साथ रहकर मैंने उन्हीं का नाम यूज करके उन्होंने कमाए पैसे, ये बोला उन्होंने। और आज ये जो दिग्विजय चौटाला बोल रहा है इनेलो के बारे में, इस दिग्विजय चौटाला से ये तो पूछ लिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसने राजनीति सीखी कहां से, ये तो पूछिए इनसे। आगे इनेलो को बोल रहे हैं और बीजेपी के विरोध में वोट लेकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। कहां तो कहते हैं इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, कहां खुद ही उन्हीं की गोद में घुस गए। ठीक है रमेश बामल जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बयान दिया था ये कि अभी जो इनेलो की जो डूबती नैया है, और कांग्रेस को भी क्या इनेलो की तरफ से डुबाने के लिए ये बात कही गई है कि कांग्रेस की भी नैया पार ना हो, कांग्रेस भी रह जाए, या फिर किसी दूसरे नजरिए से? देखो, जो भी आदमी बोखला जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, एक डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह देखो, इन्होंने पहले तो किसानों के समर्थन, जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने किसानों का भी, हम किसानों के बिल के जो अगेंस्ट हैं हम उनके, और किसानों के समर्थन में रिजाइन कर दिया। आज तक 6 महीने हो गए इन्होंने बीजेपी के साथ, इनके मिली भगत है इनेलो की, क्योंकि इन्होंने आज तक वो जो फ्लैट है ना जी, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक इन्होंने वो फ्लैट है खाली नहीं किया, और उसका 80 गुना जुर्माना है, फाइन, कंपन डैमेजेज है। यदि कोई आदमी 6 महीने में खाली नहीं करता तो उसका 80 टाइम जो पहले रेट है उसका चार्ज किया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो के अजय चौटाला से वो डैमेजेज लिए 80 गुना? तो इससे साफ जाहिर कि उनके साथ मिले हुए हैं, बेतुके बयान देते हैं। और यदि इसमें सच्चाई है कि इनके साथ मिलकर इन्हें कब्जे किए, तो अजय चौटाला की इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको अपने इलेक्शन विभाग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस तरह के बयान देते हैं तो साफ जाहिर होता है कि इनेलो, जेजेपी और बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, रेपिस्ट है, और कब्जे करने की एडमिशन उन्होंने खुद की है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या राजनीति का यही कंडक्ट है कि इस तरह के जो गुंडे हैं देश में राज करेंगे, फैलाएंगे, जात पात की राजनीति करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, मरवाएंगे? इन्होंने बंटा धार कर दिया हरियाणा का, जो जिस तरह से बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो। ठीक है रमेश बामल जी, एक छोटा सा कमेंट ओंकार सिंह की जेब से। ओंकार जी जवाब दीजिए। यह चीज मैं कहना चाहता हूं, जो डूबता हुआ जहाज इनेलो को कह रहे हैं ना, ये अपने जहाज की चिंता करें। यही तो डूबता हुआ जहाज नहीं है, तो इसमें तो छेद ही छेद हो चुके हैं। पूरे हरियाणा में कहां विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, देश में कहां विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? ये तो सारी तरफ से जीरो हो चुके हैं। अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। हमारी पार्टी धरातल पे जाकर फिर अर्श पे जाकर अर्श पे पहुंचती है, हमारी चिंता ना करें। और भाई अभय सिंह चौटाला की तुलना आपके नेता क्या करेंगे? आपके नेता क्या, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है रमेश बामल जी, आपके पास लौटूंगा मैं। आपसे पूछ के लड़ेंगे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमारे को। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं वंदना पोपले जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। वंदना जी, जिस तरीके से अभय चौटाला का ये विवादित बयान जो सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा और भरी जनसभा में ये बात कही उन्होंने कि ये जो पवन बेनीवाल है, उन्होंने मेरे साथ रहकर कब्जा धब्जा करके पैसे कमाए हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पवन बेनीवाल ने पैसे देकर कांग्रेस से टिकट खरीदी है। लेकिन फिलहाल इस बयान को लेकर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हार को सामने देखकर बहुत बुरी तरह से बुखला चुके हैं। इनको इनके सामने हैं जिन्होंने लोगों की भलाई का काम किया है, जिन्होंने किसानों की भलाई का काम किया है, और उन्होंने कोशिश करी उम्मीद करवाकर शहीद होने की, लेकिन कहीं से भी अपने जो चीज को लेकर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो तमाम तरह की चीजें करें, आप देखेंगे किस तरह से इनके प्रवक्ता भी बौखलाए रहते हैं। तो आज अभय चौटाला जी का ये बयान आता तो क्लियरली वो खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से कब्जे हुआ करते थे। और मैं आपको प्रदेश सरकार की तरफ से ये आश्वासन देती हूँ कि हमारे कॉलेज में जो भी ऐसी अगर कोई आता है कि कहीं पर कब्जा किया गया है या कहीं पर कुछ लूट हुई है, तो हमने ना उनको छोड़ने का काम पहले किया है,
ना हम उनको छोड़ेंगे। ये कांग्रेस और इनेलो ने अपना असली रंग बार बार दिखाया है प्रदेश की जनता के सामने। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने की बात हो या यहाँ पर अभय चौटाला ने खुद स्वीकार किया है कि किस प्रकार से लूट किया करते थे, जमीनों पर कब्जा किया करते थे, कैसे प्रदेश के पैसे और संसाधनों पर लूट मचाई थी और कैसे इनके साथ रहने वाले लोग जो हैं वो अरबपति हुए हैं। मैं याद करती हूँ कि हमारी इनके साथ जब सरकार थी तो जब इन्होंने किसानों के खिलाफ वंदना जी, आपकी सहयोगी पार्टी का नाम क्या है ये बताना जरा। उन्होंने भी रिजाइन करने का काम किया था। आपकी सहयोगी पार्टी कौन है ये तो बता दो, वो कहाँ से निकली? ठीक है ओंकार जी को जवाब दे रहे हैं। ठीक है वंदना जी, ठीक है ओंकार जी को जवाब दे रहे हैं। ओंकार जी बोलिए। वंदना जी, मैं इनसे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी, इसका जन्म कहाँ से हुआ? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। इनेलो के साथ ही रहे हो आप सारी जिंदगी, उसके बगैर आपकी 2 सीटें आती हैं, 2, और वापसी अब 2 पे आओगे। आप अपने कैंडिडेट की बात करते हो, आप जमानत बचाने की सोचिए। आपके पास तो कैंडिडेट था ही नहीं, आपने कैंडिडेट भी उधार लिया 10 दिन पहले, उस कैंडिडेट को उधार लेके आपने मतदान में वहां पे वोटिंग में भेज दिया। आप अभय चौटाला लीजिए, इनेलो जो है वो गलत पार्टी है। ये तो मानेंगे ना, अगर कुछ गलत बयान दिया गया है तो उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ये तो मानेंगे ना। गलत बयान नहीं मानता मैं, गलत बयान मानता ही नहीं उसको, उसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कह दिया कि पवन बेनीवाल ने मेरे साथ रहकर पैसे कमाए तो उनको पता होगा इनका नाम यूज किया। अगर उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की टिकट के लिए पैसे दिए तो कांग्रेस की प्रवृत्ति उनको पता है। आखिर ये क्या बात बोली गई, सच्चाई क्या है? पूछताछ तो होनी चाहिए ना, स्पष्टीकरण तो सामने आना चाहिए इस बात को लेके। इस बात को तो मानेंगे। मैं बताता हूँ, पूछताछ आपका चैनल तो करेगा नहीं, पूछताछ तो इलेक्शन कमीशन। सर हम तो सवाल पूछेंगे और सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है रमेश जी बोलिए। बंदे ऐसी। हाँ जी, ये तो जी अभय चौटाला का ये पुलिस कस्टडी में कन्फेशन नहीं है, ये पब्लिक में कन्फेशन है इनका वॉलंटरली कि वो नाजायज कब्जे करते थे। दूसरा, यदि उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था तो आज इस इलेक्शन का अभय चौटाला को बाइकआउट करना चाहिए था। वो किस लिए आए दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए? पहले पब्लिक का, इसने हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन डाला है, अननेसेसरली खर्चा हुआ, इन्होंने रिजाइन किया। और यदि ये वही बैठ के किसानों की बात करते, अपोजिशन में वोट डालते, इन्होंने तो अपना त्याग पत्र ही दे दिया और उसके बाद आज इलेक्शन लड़े। फजूल का खर्चा हुआ कि नहीं, लोगों के ऊपर बर्डन हुआ कि नहीं, और आज इनको बाइकआउट करना चाहिए। तो जो ऐसे इस तरह के जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोगों को भोले भाले लोगों को भड़का के उनको यूज करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश जी, ये तो इलाहाबाद की जनता फैसला देगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप 2 तारीख का इंतजार कीजिए, ये तो जनता फैसला देगी। आपके कहने से नहीं होगा कि ठीक हुआ या गलत हुआ। आपसे पूछ के इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, आपसे पूछ के इनेलो इलेक्शन में बंदा नहीं उतारेगी। अभय चौटाला जी स्वतंत्र है और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, गिरद आपको क्यों हो रहा है? ये तो जनता बताएगी 2 तारीख को। रोज मारते हैं किसानों पे, गाड़ियां चढ़ा देते हैं, कहीं कार्रवाई नहीं होती है जी, मुआवजा दे देते हैं जी, हम तो सरकारी खाते से दे देंगे। तो जिस तरह देश आज ठीक है रमेश जी, ठीक है। वंदना पोपले जी कुछ कहना चाह रही है। वंदना जी बोलिए। जी सबसे पहले तो यह प्रधानमंत्री बोल रहे थे, बयानों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है शायद उनको मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान वापिस ले लिया है और बयानों पर ही एक्शन होने लगा। तो राहुल गांधी जी का क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम। पूरा देश देखता है किस तरह के वो बेतुके बयान देते हैं, कभी आलू से सोना उगाते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो मुझे लगता है वो अपने जो पार्टी में भाई बहन जो लगातार बयान देते रहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। दूसरी बात, यहाँ पर ओंकार सिंह जी बार बार जमानत की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर समय आ गया है जो देश और प्रदेश की जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है। कंसेशन की बात कर रहे थे यहाँ पर वामन जी, बिल्कुल कंसेशन है। मैं तो कहती हूँ ओंकार सिंह जी एक कदम आगे बढ़िए और हमें बताइए पवन बेनीवाल जी ने कहाँ से कब्जा किया होगा, हम उन पर भी एक्शन करेंगे, आप पर भी एक्शन करेंगे। एक्शन करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर देश के हित की जनता की अरे तो गूंगी बारी सरकार है आपकी, बौखलाहट है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, प्रवक्ता भी कुछ भी बोलते हैं, इनके नेता भी कुछ बोलते हैं। इन्होंने कोशिश की थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम अपनी एक फीट से बढ़ाकर आगे। सरकार को किसान ही नजर नहीं आ रहे और आपके जो नेता हैं वो गाड़ी चला देते किसानों के ऊपर। और खट्टर साहब कहते हैं
उठा लो, 500, 700, 1000 लोग जिले में इकट्ठे हो जाओ, ये खट्टर साहब का बयान ठीक है वंदना है। जी, और एसडीएम छोटा सा सिन्हा कमेंट कहता ओंकार सिंह जी, है ओंकार सिंह जी अपनी बात रखिए, छोटा सा कमेंट ओंकार जी, छोटा सा कमेंट। ऐसा ये हमारी बात कर रहे हैं, इनके सीएम क्या बयान देते हैं, कहते हैं हर एक जिले में 500, 700, 1000 किसान खड़े हो जाओ, 5-6 महीने जेल में रह आओगे, बड़े नेता बन के निकलोगे। ये एक सीएम का बयान है और सरेआम वो भी पब्लिकली दिया हुआ बयान है, घर में बैठ के नहीं दिया, छुप के नहीं दिया। और इनके एसडीएम सिन्हा कहते हैं कोई भी किसान यहां से निकले सिर फाड़ देना उसका, बिना सिर फूटे नहीं जाना चाहिए। क्या कार्रवाई करी आपने सिन्हा पे? क्या कार्रवाई करी आपकी सरकार ने खट्टर साहब के ऊपर? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का नियम है। या चपड़ासी से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही कटहरे में खड़े होते हैं। कहां है आपका रूल ऑफ लॉ? कहां है आपकी सरकार? क्या किसी को गाली देके बाद में वापिस लेने से बात खत्म हो जाती है? लोगों को सब नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हो। आप प्रदेश में किसानों को भी बांटकर दंगा करवाना चाहते हो और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2 तारीख को। दूर नहीं है ये सारी चीजें 2 नवंबर को स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार इलाहाबाद उपचुनाव का सरताज कौन होगा। लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि इस मसले पर बातचीत करना, चर्चा करना बेहद जरूरी है। ओंकार जी लगातार हमारे साथ बने रहिए, वंदना जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, रमेश बावल जी आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन इतना जरूर समझने वाली बात है कि अभय चौटाला का जो ये बयान सामने आया है, चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है और अगर इन आरोपों में दम है या फिर नहीं है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और जनता के बीच में जो लोकतंत्र की माई बाप कहे जाने वाली जनता है उसके सामने सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर छोटे से एक ब्रेक के लिए रुके। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्लाइमैक्स वैसे वैसे और ऊपर चढ़ता जा रहा है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो तीनों पार्टियों के बीच बना हुआ है उसको लेकर लगातार सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं। कभी बयान सामने आ रहे हैं, कभी विवाद सामने आ रहे हैं। अब एक और बयान सामने आया, बयान है अभय सिंह चौटाला का और बयान लगाया गया है पवन बेनीवाल के ऊपर। कहा है कि अब टिकट तीसरी बार लेकर आए हैं, पैसे देकर लेकर आए हैं और ये जो पैसे हैं वो मेरे साथ कमाए हुए पैसे हैं, वो भी प्लॉट और चीजें कब्जा कर, खेत में कमाए हुए पैसे नहीं हैं। अब ये बयान जो है वो एक नए विवाद को जन्म देता है। ये पूरा बयान जो है वो एक नई चर्चा को जन्म देता है कि चुनाव के समय इस तरह के बयान जो हैं वो आखिर फायदा कमाने के लिए हैं या फिर नुकसान का बिना आकलन किए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। क्या कुछ उनका बयान है, पहले वो बयान आप एक बार फिर से सुनिए। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट लिए हो, कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा को नहीं ए भी मेरे संग रहे कि इन्हें बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में कल थेड़ा लगवा दो। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट लिए हो, कौन लिए हो? सही बात है, सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा को नहीं ए भी मेरे संग रहे कि इन्हें बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा की तो एडा लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में कल थेड़ा लगवा दो। पैसा खेत में कमाए डाको नहीं, यानी कि ये पैसे खेत में कमाए हुए नहीं है। ए पैसा मेरी गैल कब्जा धब्जा करके कमाए डा, यानी कि मेरे साथ कब्जे धब्जे करके ये पैसे जो है वो कमाए गए हैं। अब बयान है, विवादित है और इस पर चर्चाएं तो होनी ही है और इस पर सरगर्मियां भी बढ़नी है। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा, ये एक बड़ी अपडेट इस समय की आपको देते हैं क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, एक काउंटर रिएक्शन सामने आया है। अभय सिंह चौटाला के बयान पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने निशाना साधा। इंडियन नेशनल के लोग ये सब करते आए हैं, दिग्विजय चौटाला ने यह बयान दिया। बयान से ये साफ है कि चुनाव हार चुके हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इस मामले पर जांच करनी चाहिए। अभय चौटाला के बयान पर कार्रवाई करने की बात भी दिग्विजय सिंह चौटाला के द्वारा जो है वो कही गई है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अभय चौटाला को जवाब देने का अब मौका भी है। अभय चौटाला के बयान पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये निशाना साधा है, उन्हें आड़े हाथों लिया।
और कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के लोग ये सब कुछ करते आए हैं। आपको बताएं, जेजेपी के दिग्गज और बड़े नेता दिग्विजय सिंह चौटाला अभय चौटाला पर वैसे ही बहुत आक्रामक रहते हैं, हमलावर रहते हैं। और अभय सिंह चौटाला का जब यह बयान सामने आया, जब उन्होंने पवन बेनीवाल पर लगाया है कि ये पैसे खेत में कमाए हुए पैसे नहीं हैं, ये मेरे साथ कब्जे वब्जे करके कमाए हुए पैसे हैं, और इसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला जो है वो उन पर पलटवार करते नजर आए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के लोग यही सब करते आए हैं। बात करते हैं इस विषय पर। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी, बयान सही है या गलत है, ये एक दूसरी चर्चा की बात है, इस पर बातें हुई हैं, बहस हुई हैं, लेकिन सर चुनाव के समय इस तरह का बयान जो है वो फायदा कमाने के लिए है या फिर नुकसान को देखने के लिए है? ओंकार जी। केशव जी बोल रहे हैं? जी, केशव बात कर रहा हूं। केशव जी बोल रहे हो? केशव जी, केशव जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, आज जो दिग्विजय चौटाला जो ये बोल रहे हैं कि इनेलो के लोग ऐसा करते रहते हैं, एक बार उनको भी मंच पे ले, उनसे पूछ ले कि वो कहां से आए हैं। अब से पहले वो कहां थे? इनेलो में थे क्या? वो भी लोग ये करते थे काम? बातें करनी बहुत आसान है, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। अभय चौटाला ने जो बोला है कि पवन बेनीवाल ने मेरे साथ रहकर पैसे कमाए, तो उनका नाम लेके कमाए होंगे, ये तो उनको मालूम है। दूसरा, उन्होंने बोला कि इन्होंने टिकट खरीदी है, तो ये उनको मालूम होगा। अगर आप किसी को कोई दिक्कत है उनसे पूछ लीजिए, इसमें क्या बुराई है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं था। ये वही बीजेपी है जिसकी उमा भारती जी, जो इनकी प्रतिष्ठित मेंबर है, नेता है बहुत बड़ी, उमा भारती कहती थी कि गोपाल कांडा का हमने समर्थन नहीं लेना। और रवि शंकर प्रसाद ने, जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि गोपाल कांडा का समर्थन किसी कीमत पे नहीं लेना। आज इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था इलाहाबाद के लिए, और उन्होंने गोविंद कांडा सबको, गोपाल कांडा के भाई को टिकट दे दी। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस की बात सुन ओंकार लीजिए, सिंह जी, कांग्रेस के पास कौन सा ओंकार कैंडिडेट सिंह जी, था? ओंकार सिंह जी, देखिए बातें घुमाई जा सकती हैं, लेकिन जनता सर इन बातों को समझती है। अब आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला भी कभी लोकदल के हिस्से थे, और मैं ये बात अब ये कहूं कि कांग्रेस जो है वो भी, बीजेपी जो है वो भी कभी कांग्रेस का हिस्सा थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भी कभी किसी समय में कांग्रेस का हिस्सा रहे होंगे। तो सर ये बात तार्किक नहीं लगेगी सर। पार्टियां टूट करके जो मौजूदा समीकरण बनती है वो फैसला करती है कि क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है। कल क्या था वो उससे तय नहीं होता है। और ठीक है, मैं तो सर सही और गलत के तराजू में इस बयान को रख ही नहीं रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। ओंकार जी, मैं सही और गलत के तराजू में नहीं रख रहा हूं। मैं सर केवल इतना सवाल सुन लीजिए, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि इलाहाबाद की जनता जब इस बयान को सुनेगी तो कांग्रेस के लिए भी, पवन बेनीवाल जी के लिए भी, लोकदल के लिए भी और चौटाला साहब के लिए भी क्या कुछ इमेज उनके मन में जाएगी? एक 18 साल का वो नौजवान जो पहली बार इस इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है, वो ये सोचेगा कि इलाहाबाद के लोग जो हैं, इलाहाबाद के राजनेता जो हैं, वो क्या कुछ करते हैं चुनाव में सर? इलाहाबाद की जनता की परवाह न कीजिए, वहां कोई अंडर करंट ओवर करंट नहीं है। उनका मत स्पष्ट है। अभय सिंह चौटाला जी अगर कैंडिडेट दोबारा बने तो 2 बार महापंचायत करके बने हैं। और दिग्विजय चौटाला को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ तो शर्म कर लो। तुम भी इनेलो में थे किसी टाइम में। अगर इनेलो गलत काम करती है, आप स्वीकार करते हो, तो क्या आप भी गलत काम करते थे? ये वही दिग्विजय चौटाला है जो जंतर मंतर पे कहता गीतिका हम शर्मिंदा हैं। ओंकार जी, आप बात घुमा रहे हैं। ओंकार जी, आप बात घुमा रहे हैं। देखिए, मैं अपने सवाल को बहुत आसान करके आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप उसके बावजूद भी घुमा रहे हैं। ओंकार जी, पूछिए। मेरा सवाल सर वही पूछ लीजिए। है। मेरा सवाल केवल इतना सा है, मैं सही और गलत के तराजू में आपकी सुविधा के लिए इस पूरे बयान को नहीं तोल रहा हूं। मैं बहुत एक सदा हुआ और आप बहुत परिपक्व प्रवक्ता हैं सर, आप बहुत सदे हुए प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इलाहाबाद की जनता जो है सर, एक नौजवान वोटर जो है, क्या राजनेताओं की ये छवि बयानों के जरिए उनके मन में जानी चाहिए कि उसके मन में ये बात है कि राजनेता क्या करते हैं, कब्जे धब्जे करके पैसे कमाते हैं? अगर कोई 18 साल का नौजवान जो पहली बार वोट डालने के लिए इस उपचुनाव में जा रहा है, वो अपने पिताजी से पूछेगा, पिताजी कब्जा धब्जा करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या इंडिकेशन जाएगा सर कि किस तरह की दिशा है पॉलिटिक्स की? मैं एक बड़ा दायरा देख रहा हूं इस चीज का। ओंकार जी। केशव जी, आप क्या समझ, मैं देता हूं।
केशव जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इलाहाबाद की जनता को नासमझ समझते हो? बिल्कुल नहीं समझता, 11 बार इनेलो के इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। जिसने लगातार 3 बार, नासमझ तो नहीं है। तो जो उनके डिसीजन होगा वो सबको मालूम है, और 2 नवंबर को आप भी देख लीजिएगा। ये आपका चैनल ऐसी बातें करके इलाहाबाद की जनता को भ्रमित नहीं कर सकता। इलाहाबाद की जनता का मत आज भी स्पष्ट है, कल भी स्पष्ट था। अबे चौटाला जी पहले भी भारी मत से जीते और इस बार रिकॉर्ड कायम करेंगे, आप भी देख लीजिएगा। ना समझ नहीं है ओंकार जी, 1,84,000 के मतदाताओं में 11,000 का डिफरेंस लेकर इतना ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं है सर, सॉरी टू से। लेकिन 1,84,000 मतदाताओं में केवल 11,000 12,000 वोटों का डिफरेंस, वो इतना घमंड शोभा नहीं देता है सर। कवर हो सकता है कभी भी सर। पिछली बार जेजेपी और बीजेपी अलग अलग थे, इस बार एक साथ है। जो वोट कटे हैं वो वोट एक साथ मिलेंगे भी सर, नुकसान पहुंचेगा आपको। अरे साथ में यहां बीजेपी जेजेपी का इस बार तो हलोपा भी साथ है, कांग्रेस भी लगा लो साथ में, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला इलाहाबाद में। इलाहाबाद की सीट वो सीट है जब इनेलो धरातल में चली गई थी, शून्य में चली गई थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पे चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तब भी भाई अभय सिंह चौटाला जी जीते थे वहां से। काम बोलता है, काम, बातें नहीं बोलती। आपके जैसे नेता नहीं है हमारे, काम करते हैं। यानी कि पूरे हरियाणा में आप अपने दिल में बात रख के, हाथ रख के बता दीजिए, आप अपने दिल में हाथ रख के बता दीजिए, अभय चौटाला के जैसा एक भी नेता है हरियाणा में जो प्रत्येक वर्ग की आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाता है? अगर एक नेता, तो आप जवाब दीजिए, उस नेता का नाम बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ओंकार जी, मैं तो ना जाने कितने नेताओं का नाम गिनवा दूंगा, लेकिन छोड़िए, वो मेरा विषय नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं सर। मैं अपनी पत्रकारिता के धर्म को निभाने के लिए यहाँ पर बैठा हूं। ओंकार जी ठीक है, ओंकार जी ठीक है, ओंकार जी ठीक है, ठीक है ओंकार जी, मैं नाम बताऊंगा, आप फिर एलिगेशन लगाएंगे। मेरे नाम को आप स्वीकार नहीं करेंगे सर, मेरे नाम को आप स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसे बता भी नहीं रहा। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ओंकार जी, ठीक है ओंकार जी, ठीक है, मेरे नाम को आप स्वीकार नहीं करेंगे और मैं बता भी नहीं रहा हूं उस नाम को। लेकिन सर एक प्रमुख सवाल यहां पर यह है, देखिए सभी राजनीतिक दल, ठीक है ओंकार जी सवाल सुन लीजिए ना, सभी राजनीतिक दल चुनावों के अंदर अपने अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं। वो मुद्दे किसी राजनीतिक दल के हिसाब से ठीक होते हैं, किसी के हिसाब से गलत होते हैं, ठीक है, उसे भी सही और गलत के तराजू में नहीं रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और जितने भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वहां पर हैं, एक सर्वे जो है वो निकल कर आया है, और उस सर्वे में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जितने भी चुनाव प्रचार के अभियान चल रहे हैं उसमें सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता के सामने उठा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफे के बाद अगर किसानों के साथ वो इस्तीफा था, किसानों के हक में वो इस्तीफा था, तो किसी या तो किसान नेता को चुनाव लड़वाते या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को चुनाव लड़वाते। इन्होंने जो दोबारा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, ये जनता के साथ ठगी है। मैं अपना बयान नहीं दे रहा हूं, ये जो भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर रहा है उसकी जुबान पर यही चीजें हैं। क्या कुछ आपके पास रणनीति है इसका काउंटर करने के लिए ओंकार जी? आप ऐसा किसी सर्वे का नाम तो बता दीजिए जो ये बता रहा हूं। मेरा सर्वे सर, मैं गया हूं इलाहाबाद में, मैं गया हूं इलाहाबाद में, 127 लोगों से मैंने बात की है, मैं गया हूं इलाहाबाद में, मैंने बात की है, मेरा सर्वे। 127 लोग 2 लाख लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो आपकी पंचायत जो है क्या वो पूरी इलाहाबाद विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है? नहीं, आपकी पंचायत क्या पूरी इलाहाबाद विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है? आपने क्या जनमत संग्रह करवाया था वहां पर? क्या पूरे इलाहाबाद में आपके क्या पूरे इलाहाबाद में आपकी चौखट पर आकर कहा था कि इस्तीफा दे दो? ओंकार जी जवाब नहीं है तो ऐसे मत घुमाइए, मैं बहुत सदे हुए सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं बताता हूं 2 बड़ी पंचायत हुई हैं। कितनी बड़ी पंचायत में? 10,000 से 20,000 कितनी बड़ी? 1,84,000 लोग आए थे उसके अंदर। कितनी बड़ी मानते हो आप? नहीं, 1,84,000 वोटर्स आए थे उसके अंदर। 1,84,000 में 10,000 20,000 लोग तो आए थे, तो वो सैंपल स्पेस हो गया उसका? नहीं, वो सैंपल स्पेस हो गया उसका। क्या आप बात कर रहे हैं सर, वो सैंपल स्पेस हो गया उसका। 20,000 वोट तो आए थे, तो 20,000 लोग जो है ये तय करेंगे कि 1,84,000 क्या सोच रहे हैं। ओंकार जी ये बात सुनने में अच्छी है, तार्किक नहीं है, ये बात सुनने में अच्छी है लेकिन तार्किक नहीं है। वोट अगर एक साइड में 20,000 वोटर अगर एक साइड में हो जाते हैं तो चुनाव भी एक साइड में हो जाता है। आप कहां की बात कर रहे हो? ओंकार जी 20,000 वोटर्स के ऊपर जमानत भी नहीं छूटती है। 1,84,000 टोटल है वहां पर। आंकड़ों में मत उलझाइए मुझे, कोई बात नहीं। रमेश बामल जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में आता हूं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ लगता है रमेश जी, जिस तरीके से पूरा इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, सभी राजनीतिक दल, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुद्दे लेकर आगे हैं। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जो है किस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति में इस पूरे चुनाव को देख रही है? रमेश बामल जी।
देखो जी, इस टाइम जो जेजेपी का जो संयुक्त कैंडिडेट है वो एक रेपिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। और रमेश जी देखिए, यही मैं आपसे एक बेहतर जवाब की उम्मीद कर रहा था। आपको मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा मुद्दों का सवाल है सर। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहा है? जवाब तो आपको यही मिलेंगे। मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ। एग्री करता हूँ। आज जो मुद्दा है, आज मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, तीन चीजें हैं जो आज मनमाने कानून थोपे जा रहे हैं। किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर के साथ हो रहा है, छोटे व्यापारी के साथ हो रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी एक सरकार है, इसलिए आज कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। और लोगों ने जो एक उम्मीद रखी थी ब्रदर, जो आपको बता रहा हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दे, रोजगार दे दे। इन्होंने लोक लुभावन वायदे किए, लेकिन कोई वायदा इनका खरा नहीं उतरा, ना तो रोजगार मिला। रादर के आज जितने भी पेपर हुए कैंसिल हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, लोगों का रोजगार छीन लिया। आज जो देश है, देश का युवा हताश है। क्राइम का ग्राफ है जो वो बढ़ता जा रहा है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं और बीजेपी, जेजेपी और इनेलो के पास खड़ा होने के लिए, पब्लिक को कन्विंस करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जाने लायक ही नहीं है ब्रदर पार्टी आज की डेट में। ये किसी के पास, इनके पास कोई सरकार नहीं है की सबकी जान से जब्त होंगी। ठीक है रमेश जी, आपके जवाब से क्या मैं ये समझूं कि दूसरे के नेगेटिव बताकर आप एलनाबाद की जनता के सामने जाएंगे और वो आपको वोट दे देंगे? आपका कहने का मतलब ये है? नहीं जी, मैं ये कहता हूं कि जो कांग्रेस ने काम किए, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, उसको कंपेयर कर लो और जो इन्होंने किया उसको कंपेयर कर लो। मैं आपको सता हूँ और आप लोगों को कहते हो कि जी मैं ये करूंगा वो करूंगा। कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस ने बनाया था उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कांग्रेस के राज में इस तरह के काम हुए हैं? लोगों के रोजगार छीनने गए हैं? रमेश जी, क्या कांग्रेस? ठीक है सर, मैं एग्री करता हूं इस बात से भी। क्या आपको लगता है कि राज्य के ये मुद्दे जो हैं वो स्थानीय मुद्दों पर हावी हो पाएंगे? बिल्कुल जी, स्थानीय मुद्दे देखो ना, विकास नाम की कोई चीज नहीं है ब्रदर। किसी भी प्रकार का कहीं से तो कोई विकास हो, इनको बोलने के लिए कुछ क्या बताएंगे जनता को? जाके किसानों को नियत किसानों को मरवा दिया, बोलने के लिए है ही नहीं ब्रदर। कुछ आप बताओ तो सही, तो ये जनता में क्या मुंह लेके जाएंगे? रमेश जी, आप बड़े समझदार प्रवक्ता हैं सर, और आप बड़ी चतुराई से दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एलनाबाद में जो सरकार रही है, एलनाबाद की जो विधायक रहे हैं, जो लंबे समय से गढ़ रहा है, वो लोकदल का गढ़ रहा है। तो एलनाबाद की अगर कमियां हैं, इसका मतलब वो लोकदल की कमियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एलनाबाद की कमियां गिनवाएंगे और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मुद्दे अलग अलग मुद्दे हैं। जनता को कंफ्यूज ना कीजिए सर। नहीं जी, मैं इसमें बताता हूं सर कि सरकार किसकी है, विधायक कौन है, इस बात को छोड़िए आप। सरकार किसकी है? हम सरकार से चलते हैं, ना कि हम नहीं। तो क्या रमेश जी ये समझा जाए कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है? सब विफल है। हो पा रहा जी का काम। आप तो ये कह रहे हो कि जी सरपंच भी जिस इलाके का है ना, ये पता लग जाए ना ये कांग्रेस का है। आप क्यों वहां पंचायत को काम नहीं करने दे रहे? कोई फंड नहीं मिल रहा है वहां पर? नहीं जी, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं आपसे रमेश जी, मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं। कोई फंड नहीं मिल रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सड़क नहीं बन रही है, किसी तरह की कोई योजनाएं वहां पर नहीं आ रही है, आपका ये कहना है? ठीक है, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी मेरे साथ है। रमन मलिक जी, आपने सवाल भी सुना, रमेश जी का बयान भी सुना, जवाब दीजिए सर। मेरे को पता नहीं है अभय चौटाला जी ने क्या बयान दिया है। अभय सिंह चौटाला जी ने बयान दिया है कि आप पवन जो है वो पैसों में टिकट लेकर आया है और हम ये पैसे खेत में नहीं उगाए हुए नहीं है, मेरे साथ कब्जा धब्जा करके कमाए हुए पैसे हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने कहीं पर भी राज्य में विकास नहीं होने दिया, जहां जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं आपने वहां पर भी कोई विकास नहीं किया, ना ही कोई फंड्स दिया है, और यही स्थिति एलनाबाद की है। तो एलनाबाद की जनता का विकास नहीं हुआ तो इसमें गलती अभय सिंह चौटाला की नहीं है, भाजपा की है, यानी कि आपकी सरकार की है। देखिए, जहां तक बात आती है चौटाला साहब की और जो उन्होंने कहा है,
तो अगर इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने निकाला है तो फिर तो तुरंत प्रभाव से दोनों के दोनों को नैतिकता के आधार पर इस चुनाव में से बाहर होना चाहिए, क्योंकि जो उगराई और ये लूट खसोट के धंधे में लगे हों उनको चुनाव में लड़ने की क्या आवश्यकता है? वो क्या जनता का भला करेंगे? पहले ही अपना ये ग्रीन ब्रिगेड वाले तो इस समय अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने लूट खसोट करी हुई है, उसी से पैसे कमाए हुए हैं, तो फिर तो मतलब जमीर नाम की चीज नहीं जो कहना चाहिए कि जो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हो कि मैं एक लुटेरा हूँ, दरिंदा हूँ, लूट खसोट करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को तो चुनाव के बाहर तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो इनेलो का हो। जहां तक कांग्रेस की बात है, अब कांग्रेस बोलती है कि भाजपा ने विकास नहीं करा। सबसे पहले तो अपने आप स्वयं को जाके 10 मानक देख लें और उसमें दोनों तरफ के जो कार्य करे हैं वो देख। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहली चीज पिछली बारी जब सरकार गठित हुई तब भी और इस बारी भी दोनों बारी ये करा कि जी पहली मीटिंग के लिए उन्होंने बोला कि 5-5 करोड़ रुपए के अपने काम लिखवाओ और वो करवाओ। ये सबको ऑफर दी गई थी, सारे जो अपना विधायक है। ये आज भी ये सोच के चलते हैं कांग्रेस वाले कि जी ये तो हमारी प्रभु सत्ता है कि सरकार में रहना हमारा ही है, इनको उसके अलावा कुछ नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि कुर्सी किसी तरह से मिल जाए। वो बंटी बबली जो घूम रहे हैं, जिनको राजस्थान का दर्द नहीं दिखता और लखीमपुर जाने की आस लगी रहती है, चाहे वो कोई और हो। अब बात मैं यहाँ पे एक और चीज करना चाहूंगा कि जी कांग्रेस वाले ये बताएं कि उन्होंने वो मेरे को 10 क्रमशः 10 दिखा दें पत्र जो किसी भी कांग्रेस के विधायक ने लिखे हों और जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। और अगर नहीं दिखा सकते तो इनको भी नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए हर चीज से। ठीक है रमेश जी। हाँ जी, ये मनीष साहब, पहले तो लखीमपुरी की जो मुद्दा ये नहीं था, लेकिन मैं आपके मुद्दे का जवाब दे देता हूं। अरे भाई तुम्हारे बंटी बबलियों को यही चाहिए, राजस्थान दिखता नहीं है, कश्मीर दिखता नहीं है, घर दिखता नहीं है, बाहर घूमते दौड़ते फिरते रहते हैं दोनों के दोनों। आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली ना। यू आर वेरी ओल्ड पर्सन, 8% एक्सपीरियंस पर्सन, यू नो each and everything. Down to you, boss. I am not an old person. I am probably at your age only. I am not an old person, but yes, I have experience to let you know what. रमेश जी, उनका सवाल केवल इतना ऐसा है सर कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो आप 10 चिट्ठियां दिखाइए जो आपने सरकार से मांग की और मांगे पूरी नहीं हुई। रमेश जी, आप ये बताएं कि आज तक जो किया है कुछ नहीं है, तो मांग क्या करें जाके? किसी को रमेश जी, ये तो मजाक वाली बात होगी सर, ये तो मजाक वाली बात होगी। आप अपना काम दिखाइए ना। आपकी बात का जवाब, आपका काम मांग करना है, वो तो दिखा दो। हमने इतने ज्ञापन दिए हैं आपके खिलाफ, उनकी तो आज तक आपने इतने घोटाले उन पर कार्रवाई करी है आपने आज तक? भाई आप फिर गोल पोस्ट बीच को लेकर आ रहे हो। आपने कोई कार्रवाई की किसी के ऊपर? आप बीच पे लेकर गोल पोस्ट मत भागिए। रमेश जी, आप बातों को घुमा रहे हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या? रमेश जी, अब आप बातों को घुमा रहे हैं सर। सवाल जब आपके खेमे में आकर खड़ा हो गया तो फिर आप भाग चले। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप बाकी सारी चीजें छोड़िए, मैं तो सिर्फ इतनी चीज आज आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। पवन जी पूरी करने दे पहले मिस्टर मनीष, आप बात को पूरी करने दे पहले। आपने मुद्दा उठाया कि प्रियंका जी लखीमपुर में जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ भी जिसको राजस्थान की बातें नहीं दिखती। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा के रोड के मारा जाता है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आज उनका इस्तीफा नहीं लेते, मुख्यमंत्री जान देता कि लठ मारो। रमेश जी, अरे रमेश जी, ऐलनाबाद की जनता नहीं सुनेगी ये बात सर। रमेश जी, स्थानीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव नहीं हो रहा है। का रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये तो आप जवाब दे रहे हो। ठीक है रमेश जी, कोई बात नहीं। अगर आपको सवाल पसंद नहीं है, देना क्या है रमेश जी, ठीक है, आपको सवाल पसंद नहीं है तो मैं जवाब नहीं ले रहा आपसे, कोई बात नहीं रमेश जी, आप स्किप कर सकते हैं उसे। ओंकार जी अपनी बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं रमेश जी, मैं समझ सकता हूं सर, कोई बात नहीं रमेश जी, होती है मजबूरियां, कोई बात नहीं। ओंकार जी,
रखिए सर अपनी बात। ओंकार जी। देखो केशव जी, रमन मलिक की दो बातों पे मेरे को कड़ा इतराज है। एक तो उन्होंने अपनी भाषा में लुटेरे शब्द का प्रयोग किया, तो लुटेरे कौन है ये तो जनता जानती है, आप इसकी चिंता न कीजिए, जनता आपको सबक सिखा देगी वहां पे। दूसरा, लखीमपुर खीरी में प्रियंका और राहुल के बारे में बंटी बबली का बयान बोल रहे हैं। अरे शर्म करो, वो भाई बहन है, भाई बहन किसी के भी हो सकते हैं, आप भी बहन है, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है। बंटी बबली बोलने से पहले ये तो सोच लीजिए उनका रिश्ता क्या है और बंटी बबली का क्या रिश्ता था, ये आपको मालूम होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक सीनियर प्रवक्ता हो, एक भाई बहन को बंटी बबली का रिलेशन बता रहे हो। मेरा कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है, लेकिन नैतिकता जरूर रहनी चाहिए, शब्दों पे नियंत्रण जरूर रहना चाहिए प्रवक्ता का। ठीक है, मैं आप बंटी बबली बोल रहे हो एक बहन भाई को, कल को अगर आपको कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा? ठीक है, मैं उन्हीं से क्लैरिफाई करवा लेता हूं उनका बोलने का परिवेश। दूसरा, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, जल्दी से मेरी बात तो पूरी हो लेने दीजिए। ठीक है सर, जल्दी से। इनकी भी बहन होगी क्या बंटी बबली बोल रही इनको? और दूसरा, ये कह रहे भानुमति ने कुनबा जुड़ा, अरे कुनबा तो आपका जुड़ा है। 4 दिन पहले गोविंद कांडा को पार्टी में लिया, उसको टिकट दे दी, कैंडिडेट तो है नहीं आपके पास, ऐसे बोले बातें करते हो बंटी बबली की, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है ओंकार जी, मैं जवाब लेता हूं। रमन मलिक जी। जी, ये ओंकार जी कहां से जी? इंडियन नेशनल लोकदल सर, INLD। अच्छा, तो इन्हें बंटी बबली से परेशानी हो रही है। बंटी और बबली किसी का भी नाम हो सकता है, किसी एक पिक्चर के में आप अपने आप को संभाल के रख लें तो फिर भी आपके दिमाग के ऊपर है बात। और अगर दिमाग इतना ही है और आपका दिमाग उसी तरफ जाता है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कोई बात नहीं। जहां तक बात आती है अभी चौटाला की, आपकी बहन और आप भी बंटी बबली हो क्या? अरे मैं तो नू ही बोलूंगा भाई, बंटी बबली है तो बंटी बबली तो भाई बहन भी हो सके हैं। आपको सिर्फ अगर ऊट पटांग जगह जाएगा दिमाग तो वो आपका जो चरित्र है, आपको अगर उदाहरण देना तो दूसरा भी दे सकते थे। आप उदाहरण बंटी बबली का दे रहे हो, आपकी बहन के साथ रिश्ते बंटी बबली। बात पूछ रहा हूँ कि जो चौटाला साहब हैं जिन्होंने ये बोला कि जी मैंने लूट खसोट करी और उसमें बेनीवाल मेरे साथ था और उससे पैसे कमाए हैं, तो फिर तो दोनों को अपने स्वयंभू इस तरीके से जब उन्होंने आरोप अपने आप ही अपने ऊपर लगा लिया कि जी मैंने लूट खसोट करी है, तो लूट खसोट करने वाले को राजनीति के अंदर, चुनाव लड़ने के अंदर नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने लूट खसोट करी है इसका संज्ञान उनके अगर वक्तव्य इस तरीके का दिया है तो फिर तो दोनों को चुनाव से बाहर निलंबित कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जो ये मान रहा है कि मैंने और आपको जिता देना चाहिए, तो उसका मतलब ये, क्योंकि वैसे तो आपकी जमानत नहीं बचनी, आपको जिता देना चाहिए निर्विरोध, फिर उसको चुनाव से बाहर करना चाहिए, उसका अधिकार। रमन मलिक जी, पहले बयान को दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए बयान को। अपराधी तो सारे के सारे बीजेपी में घुस गए हैं और गंगा नहा लिए जितने गए वहां पे। अरे जो खुद बोल चुका मैं अपराधी हूं, तो आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं सर? ऐसा है, आपके पार्टी में जितने भी बंदे जिनको आप कांग्रेस में रह के कहते थे, अभी नया उदाहरण ले लीजिए। यहाँ के अनिल विज गृह मंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब वो मुख्यमंत्री थे तब बोलते थे देशद्रोही हैं, इन्होंने हरियाणा में जनता को बरगलाने के लिए किसान भेज दिए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था नीचे करने के लिए किसान भेज दिए, ये अनिल विज का बयान था। और आज अनिल विज कहता है कि वो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस ने साइड मूव कर दिया। अरे आपके नेताओं का तो जमीर ही कुछ नहीं है। भाई आप एलनाबाद के जवाब को इधर उधर लेकर मत भागिए, कांग्रेस भी हो चाहे लोकदल हो, दोनों के दोनों जवाब देने की बजाय बोल ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप तीनों ने अपना कीमती समय निकाला। आप ओंकार जी बहुत धन्यवाद, रमन मलिक जी बहुत धन्यवाद, रमेश मामल जी बहुत धन्यवाद, आप तीनों का ही इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।